नमस्कार, हरियाणा की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। एलनाबाद विधानसभा सीट हरियाणा की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2019 में इंडियन नेशनल लोक दल ने अपनी जीत दर्ज कराई थी। इस बार एलनाबाद विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। बता दें कि एलनाबाद विधानसभा सीट हरियाणा के सिरसा जिले में आती है। वहीं 2019 में एलनाबाद में कुल 37.86% वोट पड़े थे और इंडियन नेशनल लोक दल से अभय सिंह चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी के पवन बेनीवाल को 11,922 वोटों के मार्जिन से हराया था। इस बार एलनाबाद विधानसभा सीट का मतदान शनिवार यानी कि 30 अक्टूबर 2021 को किया जाना है। तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और राज्य के सभी सिविल सर्जनों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने अपने संबंधित जिलों में उपायुक्त, शहरी स्थानीय विभाग और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु डेंगू की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाएं, साथ ही सघन फॉगिंग पर बल दें। उन्होंने ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहां पर राज्य के सभी सिविल सर्जन अधिकारियों के साथ डेंगू और कोविड वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हमें डेंगू की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे और विशेष प्रयास करने होंगे, क्योंकि डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मच्छरों से उत्पन्न होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य टीमों को सक्रिय करना होगा और ये टीमें लगातार यहां पर जांच करेगी, यानी कि लार्वा की जांच होगी और साथ ही दवाई इत्यादि का छिड़काव करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि हमें डेंगू के मामलों को कम करने के लिए पूरी तरीके से यहां पर लगना होगा, प्रयास करने होंगे, क्योंकि लक्षण वाले अभी तक 60% तक टेस्ट में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। इसी प्रकार उन्होंने डेंगू के मरीजों को यहां पर प्लेटलेट्स देने के संबंध में आई नई गाइडलाइन का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने प्लेटलेट्स के बारे में नई गाइडलाइन जारी की है, जिसे जल्द ही संबंधित अधिकारियों और डॉक्टरों के साथ साझा किया जाएगा। इसी प्रकार उन्होंने कोविड संक्रमण के संबंध में भी दिशा निर्देश देते हुए अधिकारियों से कहा कि कोविड की वैक्सीनेशन में तेजी लाएं और विशेष तौर पर दूसरी डोज लगाने के लिए दूसरी डोज के पात्र लोगों से संपर्क साधे और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें वैक्सीनेट करने का काम भी ज्यादा से ज्यादा किया जाए। तो हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बयान सामने आया है। बता दें कि चीनी पिराई को लेकर शुगर मिल की बैठक हुई थी, जहां यह फैसला लिया गया है कि 26 अक्टूबर से लेकर नवंबर के दूसरे सप्ताह तक सभी शुगर मिल्स में क्रैशिंग शुरू हो जाएगी। सहकारिता मंत्री ने बताया कि पिछले सीजन के तर्ज पर शुगर मिलों की मेंटेनेंस के लिए एसडीएम को आदेश दिए गए हैं, जिस पर एसडीएम ने सभी शुगर मिल्स की मेंटेनेंस रिपोर्ट ले ली है और पिछले सीजन की तरह कहीं भी दिक्कत नहीं आने की बात भी उन्होंने कही है। तो अभी हमने 10-15 दिन पहले सभी एमडी शुगर मिल की मीटिंग ली थी और उसमें डेट फिक्स की थी कि भाई कब इसका शुरुआत किया जाए। तो सबसे पहले तो हम 26 अक्टूबर को पलवल की जो शुगर मिल है उसका क्रैशिंग शुरू कर रहे हैं और उसके बाद सभी शुगर मिल्स का, किसी का 9 का है, किसी का 12 का है, तो मैं मतलब 26 अक्टूबर से शुरू होके और नवंबर के सेकंड वीक तक सभी शुगर मिल्स में क्रैशिंग का हम शुभारंभ कर देंगे। तो पिछली बार भी हमने जो मेंटेनेंस की बात कर रहे हो, इसमें हमने पूरी तैयारी करके और सभी क्रैशिंग का मतलब सीजन शुरू किया था और उसका नतीजा ये रहा कि सभी अधिकारियों ने अच्छा काम किया। सभी एमडीज ने अपने जो भी मिल हैं उनकी मेंटेनेंस प्रॉपर की और पिछले जो हमारा क्रैशिंग सीजन रहा उसके अंदर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई और वह मिल प्रॉपर सुचारू रूप से चली और किसानों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई कि उनका गन्ना कहीं रह गया हो या पिराई ना हुआ हो। उसी तर्ज पर अब की बार भी हमने सभी एमडीज को दिशा निर्देश दिए थे और उन्होंने अश्योर किया था कि हम अपनी जितनी भी मिल्स हैं उनके 30 सितंबर तक सभी का मेंटेनेंस पूरा कर लेंगे। तो पंजाब के तकनीकी शिक्षा और रोजगार मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने केंद्र सरकार से पाकिस्तान बॉर्डर से लगे राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग की है। चंडीगढ़ में उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की तर्ज पर भी केंद्र सरकार की योजनाओं में 90 और 10 के अनुपात में यहां फंडिंग होनी चाहिए। राणा गुरजीत सिंह ने कहा कि पंजाब में बीएसएफ का दायरा 50 किलोमीटर बढ़ाने
इससे यहां पर लोगों के दिलों में डर का माहौल पैदा हो जाएगा। इससे प्रदेश में निवेश भी प्रभावित हो सकता है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार पंजाब में बीएसएफ का दायरा 50 किलोमीटर करना चाहती है तो उसे बॉर्डर एरिया में अतिरिक्त सुविधाएं भी देनी चाहिए। जायज दी नहीं गल, ਇਹਦਾ मतलब काला कानून थोप ਦਿੱਤਾ ना ਸਾਡੇ ਤੇ तो जायज आ। एजिटेट कर रहे लोग, मैं नहीं कह रहा, डोंट मिस कोट मी, डोंट देखो ਜਦੋਂ देखो मैं कहना जे करना नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और जे तुम जबरदस्ती करनी आ तो फिर भाई जो तुम बाकी होंदे रहे हो सानू दिओ, साडे कहण नाल ते नहीं उन्होंने रुक जाना, तो जे आना ही आ तो फिर सवार के आओ, आ चीज़ां दिओ तो आ जाओ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਟ ਵੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬੀਐਸਐਫ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹੀ ਐਕਟ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਸਰ? ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਆਰਮੀ ਰੂਲ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਜੇ ਸੇਮ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ नहीं पैकेज अंडर डेवलप करके आ, पैकेज आर्मी रूल करके नहीं आ, पैकेज जो अंडर डेवलप सीगा उन्होंने किलोमीटर क्यों घटाते, क्योंकि डेवलप कर गए। तो युवा शक्ति दल के अध्यक्ष रवि गौतम ने सिंधु सीमा पर लखबीर सिंह की निर्मम हत्या की निंदा की है और कहा है कि उनका संगठन अब किसान संघर्ष का समर्थन नहीं करेगा। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रवि गौतम ने कहा कि लखबीर सिंह की मौत पर पंजाब के नेता पूरी तरह से खामोश हैं और ना ही पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कुछ कहा है इस पूरे मामले पर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की नीति गरीबों और आम लोगों के लिए समान है। तो आपको बता दें कि इस पूरी खबर पर उन्होंने अपना यहां पर बयान जारी करते हुए कहा कि अब किसान का किसी भी हाल में वो समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है। सिंघू सीमा पर लखबीर सिंह की निर्मम हत्या को लेकर उन्होंने यहां पर निंदा की है। निंदा करने के साथ ही उन्होंने कहा कि अब किसी भी कीमत पर यहां किसानों का समर्थन नहीं किया जाएगा। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर नेता भी पूरी तरीके से खामोश हैं, किसी भी नेता का कोई बयान सामने नहीं आया है, यहां तक कि पंजाब के मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें हमने अपने परिवार के प्रति दुख प्रकट किया है और जिस प्रकार से लखीमपुर खीरी में किसान भाइयों को मारा गया, पूरे देश का विपक्ष एकजुट हुआ और वहां पहुंचे। लेकिन आज अगर किसान आंदोलन में जो है सिंघू बॉर्डर पे एक दलित व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, निर्मम हत्या कर जाती है, लेकिन वहां उस परिवार से आज तक मिलने कोई नहीं पहुंचा, तो इससे क्या किसान नेता भी राजनीति कर रहे हैं और जो विपक्ष है वो सिर्फ सत्ता पाने के लिए काम कर रहा है? उनकी निगाह में दलित कुछ मायने नहीं रखता, या उस दलित व्यक्ति का जो वर्ग है बहुत बड़ा, खासकर पंजाब में जो लगभग 33% जो वर्ग के लोग हैं उनके लिए वो जीरो हैं। और खास तौर पे अगर मैं यूपी से आया हूं तो इसलिए आया हूं कि यहाँ जो मुख्यमंत्री है वो एससी कम्युनिटी से हैं। अगर कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री लगाया है तो इसलिए लगाया है जिससे कि एससी का काम हो, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए और पंजाब को एकजुट रखा जाए। लेकिन जब मुख्यमंत्री यूपी जा सकते हैं तो फिर यहाँ उनकी नाक के नीचे जो परिवार के साथ दुखद घटना हुई है वो वहां तक क्यों नहीं गए? वो आर्थिक मदद वहां तो कर सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं गए? क्या ये कांग्रेस का मजबूर मुख्यमंत्री है? हम तो सोचते थे कि मजबूत मुख्यमंत्री होगा। अगर ऐसा मुख्यमंत्री होना मुख्यमंत्री है तो हम मुख्यमंत्री का बहिष्कार करते हैं। वहीं हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की अंबाला शाखा की ओर से जिला स्तरीय बाल महोत्सव का आयोजन किया गया। अंबाला पंचायत भवन में इस महोत्सव का आयोजन हुआ। वहीं इस महोत्सव के 9वें दिन ग्रुप डांस प्रतियोगिता का आयोजन यहां पर किया गया, जिसमें कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अंबाला सिटी के एसडीएम हितेश मीणा ने शिरकत करते हुए बच्चों की कला की यहां पर प्रशंसा की और उनके उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। ग्रुप डांस प्रतियोगिता में ग्रुप 1 में पुलिस डीएवी स्कूल ने प्रथम, सिसिल कॉन्वेंट द्वितीय और केपीएके ने तृतीय स्थान यहां पर हासिल किया। वहीं डिविजनल प्रतियोगिताओं का आयोजन कुरुक्षेत्र में 25 से 28 अक्टूबर तक किया जा रहा है, जिसमें जिला स्तर पर विजेता और उप विजेता रही टीमों को भाग लेने का अवसर मिलेगा और जो यहां से विजेता रहेंगे वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में डिवीजन का नेतृत्व करते हुए अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे।
राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं को हरियाणा के राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की अंबाला शाखा की ओर से जिला स्तरीय बाल महोत्सव का आयोजन किया गया। अंबाला पंचायत भवन में इस महोत्सव का आयोजन हुआ। साथ ही साथ आपको बता दें, टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही हैं डांस प्रतियोगिता की चल रही हैं। डांस प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर यहां पर हिस्सा लिया है। प्रतियोगिताओं का आयोजन कुरुक्षेत्र में 25 से 28 अक्टूबर तक किया जा रहा है, जिसमें जिला स्तर पर विजेता और उप विजेता रही टीमों को भाग लेने के अवसर मिलेंगे और जो भी यहाँ पर विजेता रहेंगे राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में डिवीजन का नेतृत्व करते हुए अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं को हरियाणा के राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। कल्चरल एंड थिएटर ऑल्सो, तो बहुत सारी मेमोरीज मेरे माइंड में चल रही थी जब मैं परफॉर्मेंस देख रहा था। जितने भी ऑडियंस हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनसे यही बोलूंगा कि जो भी आप परफॉर्मेंस कर रहे हो उसका पहले मीनिंग समझो। अगर आप किसी थिएटर परफॉर्मेंस में कर रहे हो तो उस थिएटर का मैसेज क्या है वो देखो। एंड देन कहीं ना कहीं सारी चीजें हमारे समाज में जो चीजें हैं उन्हीं से रिलेटेड कोई टॉपिक उठाया जाता है। तो अगर आपको उसका मूल मीनिंग पता है तो आपकी परफॉर्मेंस तब सक्सेस मानी जाती है। एंड नो डाउट मैं जो जिला बाल कल्याण परिषद है उसको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो उन्होंने बच्चों को ये स्टेज प्रोवाइड किया अपनी प्रतिभाएं दिखाने का और अपने टैलेंट को यहाँ पे दिखाने की शोकॉस करने के लिए। समटाइम लोगों को अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी पता नहीं होता है। नो डाउट एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट एजुकेशन के साथ साथ ओवरऑल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी बहुत जरूरी होती है। करनाल के उपायुक्त निशांत यादव ने इंद्रिय अनाज मंडी का दौरा किया है और किसानों को खरीद संबंधी आ रही दिक्कतों का जायजा भी लिया। इस मौके पर उनके साथ काफी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मंडी का दौरा करने पर उपायुक्त ने यहां पर जीरी उठान में आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी दी। इंद्री मंडी में उठान कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, मंडी पूरी तरह से चौक हुई पड़ी है। उन्होंने इस बारे में अधिकारियों से जीरी उठाने वाले ठेकेदार की गाड़ियों के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि ठेकेदार ने कागज में कुल 18 गाड़ियां बता रखी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जीरी सही ढंग से नहीं उठाया जा रहा है। उपायुक्त ने मंडी प्रशासन से इस संबंध में जांच करने की बात कही है और कहा है कि अगर इसमें कुछ खामियां मिलती हैं तो ठेकेदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो करनाल की यह खबर है। आपको बता दें कि करनाल के उपायुक्त निशांत यादव ने इंद्रिय अनाज मंडी का दौरा किया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, दौरे के दौरान उन्होंने यहां पर कई खामियों को भी देखा। आपको बताते चले कि किसान को खरीद संबंधी आ रही दिक्कतों का जायजा लिया। इस मौके पर उनके साथ काफी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। साथ ही साथ यहाँ पर जीरी उठान को लेकर जो समस्याएं आ रही हैं उन्हें लेकर भी उन्होंने जानकारी ली है। आपको बताते चले कि साफ तौर पर उनका कहना है कि अगर किसी भी तरह से ठेकेदार की कोई गलती इस पे नजर आती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। में जो इंद्री की मंडी है इसमें धान परचेज की हमने विजिट की है और तैयारियां देखी हैं। 2-3 इश्यूज अभी चैलेंज हमारे आगे आने वाले समय में है। एक तो लिफ्टिंग बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि हफ्ता 10 दिन अभी सीजन और चलेगा पीक पे, और मंडी में लगभग 50-55% पैडी आ चुकी है। पिछली बार मुझे बताया गया 14 लाख क्विंटल आई थी, उसमें एवज में इस बार लगभग 6.5-7 लाख क्विंटल आ गई है। तो इसका मतलब हफ्ते 10 दिन पैडी और आएगी। तो एक तो लिफ्टिंग हमें स्पीड अप करने की ज़रूरत है। हालांकि 70% पैडी लिफ्ट हो गई है, फिर भी मंडी मोटा मोटा भरी हुई है अभी भी पैडी से। दूसरा, पेमेंट पे हमारा ध्यान है कि जो जैसे जैसे लिफ्टिंग होती जाए उसके 72 घंटे के अंदर किसान के खाते में, जैसा कि सरकार की पॉलिसी है, पेमेंट पहुंचे। वो भी हमारे प्रयास जारी हैं। मुझे अगेन दोनों एजेंसियों ने बताया है कि लगभग 70 करोड़ के करीब अमाउंट अभी तक, 50-52 करोड़ तो डीएफएससी की और 20 करोड़ के करीब हैफेड की किसानों के खाते चली गई है। बाकी जो 60 करोड़ के आसपास बची है वो भी तुरंत जो है आज कल में भिजवा दी जाएगी। तो झज्जर के दुजाना गांव के पास से गुजर रहे रामपुरा माइनर मंगलवार की सुबह अचानक से टूट गई। अज्ञात कारणों से टूटी नहर का हजारों क्यूसेक पानी से किसानों का सैकड़ों एकड़ तैयार धान पूरी तरह से डूब गया। इस घटना की सूचना जैसे ही किसानों को मिली तो किसानों ने उसी समय अपने स्तर पर माइनर के कटाव को ठीक कराने का प्रयास भी किया, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि किसानों द्वारा किए गए तमाम प्रयास यहां विफल साबित हुए।
मामले की सूचना मिलने के बाद बेरी विधायक और पूर्व स्पीकर डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इस मामले में सूचना देकर जल्द से जल्द माइनर के कटाव को बंद किए जाने की बात कही है। हालांकि उनकी सूचना पर सिंचाई विभाग के कर्मचारी जेसीबी लेकर मौके पर पहुंचे और कटाव को बंद करने का प्रयास किया। वहीं फसल बर्बादी से किसानों के चेहरे पर मायूसी देखी गई। किसानों का कहना है कि जहां एक तरफ धान का तैयार फसल बर्बाद हो गया तो वहीं दूसरी तरफ अगली फसल बोने में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिससे नाराज होकर किसानों ने शासन प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वाकया है ये सारा, क्योंकि मेरे को तकरीबन 7:15 बजे मेरे पास टेलीफोन आया, 2 साढ़े 7 बजे में चलता है। मैंने आके देखा सारा EIC से बात हुई, एक्सिन से और SC से बात हुई। इसमें जो कैपेसिटी है ना गदर डिस्ट्रीब्यूट, वो कैपेसिटी से दूना पानी छोड़, तो एक तो ये इंक्वायरी का विषय है, इसकी इंक्वायरी करवाएंगे कि ये ज्यादा पानी छोड़ने के लिए कौन जिम्मेदार। ये जो ड्रेन टूटी है इसमें तो बहुत भारी नुकसान है। आप मान के चलो ये जब पैकेज भारी थी, सारा खर्चा तो हो ही लिया था, इसमें जो भी 30-35 हजार की लगा होना था, और ये तो यो टोटल मार की 0% मिल जाएगा। तो इस पे तो बहुत भारी किसान ना नुकसान से 100-150 एकड़ जमीन खराब हो गई है धान की फसल। तो इसके बारे में तो यही है भी प्रशासन मतलब जायज से जायज मुआवजा दिया जाए, किसान को नुकसान ना हो, और हमारी तो यही अपील है प्रशासन से। तो रोहतक में मानसून से हुए जलभराव में बेमौसम बरसात ने किसानों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। जहां जलभराव की वजह से कुछ फसलें खराब हो गई थी, तो वहीं बेमौसम बरसात की वजह से धान की तैयार फसल बर्बाद होने की कगार पर है। हालांकि स्पेशल गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने की बात की जा रही है, लेकिन किसानों का आरोप है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी खेतों में जाकर यहां गिरदावरी नहीं करवा रहा है। इसी वजह से आज किसानों ने जिला मुख्यालय के बाहर धरना दिया और प्रति एकड़ 50,000 रुपए मुआवजे देने की मांग की है। साथ ही किसानों ने शासन प्रशासन को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगामी दिनों में आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। आज हमारा धरना इसलिए हम जो है प्रशासन के DC के बारे में बैठे हैं कि 1.5 महीने से बारिश लगातार हो रही है, जो ये फसल की पूरी तरह चौपट होगी। इस 2 दिन की बारिश ने तो सत्यानाश कर दिया। बिल्कुल धान जो है ना उनके जो बाल है धान जो पानी में डूबी हुई है। 2 महीने से किसान चक्कर काट रहे हैं, प्रशासन के ना पानी निकासी होती, न स्पेशल गिरदावरी की चिट्ठी आ रही है। कोई अधिकारी कर्मचारी किसानों के पास जाता, दफ्तर में बैठ झूठी रिपोर्ट चंडीगढ़ भेजने लग रहे। किसान को बेराए नहीं थी, फसल में कोई देखने आया नहीं आया। इन्होंने कही थी कि धान को छोड़ के बाजरा और कपास बो, बाजरे की खरीद नहीं हो रही रोहतक की मंडी में। या ये रोहतक की 4 मंडी है, एक दाना बाजरे का नहीं खरीद लिया। धान किसान लेकर मंडी में बैठे आया। तो स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए। बेमौसमी बारिश में हमारा बहुत बड़ा नुकसान खेतों में कपास का, बाजरे का, धान का हो गया। इसके लिए स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए और उचित मुआवजा किसानों को दिया जाए। दूसरा पर भरपाई के तहत लॉस हो रहा है किसान 800 तो सरकार MSP की गारंटी दे दी और प्राइवेट तो हमारी एक तो 3 मांगे हैं, पानी की निकासी हो खेतों से, हमारे को स्पेशल गिरदावरी करा के उचित मुआवजा किसानों को दिया जाए। और अब खबर यमुनानगर से है। यमुनानगर के छछरौली के गांव देवधर में पंचायत में 3 युवकों को अजीब सजा सुनाई गई। जी हां, बता दें कि चोरी के आरोप में पकड़े इन 3 युवकों के सिर के आधे बाल काट दिए गए। बाल काटने का वीडियो भी बनाया गया, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये देख सके, इस वीडियो को देख सके, युवकों को अपने किए हुए गलत कार्य का एहसास हो सके। जी हां, अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस तक
कोई भी शिकायत नहीं पहुंची है। ना ही ग्रामीणों ने चोरी की शिकायत पुलिस को दी है और ना ही बाल काटने की कोई शिकायत अभी तक पुलिस तक पहुंची है। तो झज्जर के गांव डिहल में एक तालाब के अंदर एक साधु का शव पुलिस ने बरामद किया है। बता दें कि पुलिस को तालाब में शव की सूचना मिली थी। उसी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को बाहर निकलवाकर मौके पर यहां एफसीएल की टीम को बुलाया गया। इस मामले में मृतक के परिजनों की तरफ से पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई है, लेकिन मामले को संदिग्ध मानते हुए पुलिस हर पहलू पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट करने की बात कही है। ये जोड़ में सुबह सूचना आई थी किसी की डेड बॉडी तालाब के अंदर है। जिस सूचना के ऊपर हम आ गए थे मौके के ऊपर, तो वहाँ जाके उसको डेड बॉडी को बाहर निकाला, एफएसएल टीम बुलवाई, बाहर निकाला और फिर उसकी पहचान हो गई। ये नाम सुमेर सम्भव सुखबीर गाँव डिग्गल, ये बाबा बना हुआ है। अच्छा। और बता रहे हैं कि नशा पता करने का भी आदी था। बाकी वो तो हमें संदिग्ध लग रही है। पोस्टमार्टम में जो नतीजा आएगा उसके बाद में देखेंगे जैसा होगा। तो खबर पानीपत से है, जहां से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि पानीपत सनौली रोड शिव चौक पर एक युवक की हत्या कर दी गई है। यह हत्या ईंट से मारकर की गई और 22 साल के युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक मृतक अपने 2 साथियों के साथ शराब पार्टी करने गया था, जहां उसकी हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने अपने बेटे की हत्या का आरोप मृतक के दोनों दोस्तों पर ही लगाया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। साथ ही इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। चलिए इसी के साथ हरियाणा की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।